इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने 2 ठो धर्म के बारे में पढ़ा, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। जैन धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का किस में मान्यता किस में मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म में भी मान्यता और अमान्यताएँ सारा चीज़ मैंने देख लिया है। आगे बात करते हैं कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार, ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद यानी डायलॉग और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे हुए हैं। बहुत प्राचीन काल से कुछ लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टान होती थी और विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बनाए जाते थे। कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बन जाती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, बात को ज़रा समझिएगा कि प्राचीन काल से शुरुआती से स्टार्टिंग से क्या होते थे कि लोग किसी एक खास जगह को जो है उसको पवित्र मान लेते थे। जैसे मैं अगर आपको एक फिर से कहानी एक सुनाऊं तो आप एक कहानी हम बहुत पहले सुनाए थे, फिर से बात सुनाते हैं। देखिए कि प्राचीन काल में ना किसी भी स्थान को, एक प्लेस को, अगर उसके बारे में ज़्यादा चर्चाएँ आ गई, ज़्यादा चर्चा में वो रह गए, वो यदि लोगों के बीच में बातचीत में रह गया, चर्चा में बन गया, तो वो क्या हो जाता था, पवित्र स्थल मान लिया जाता था। और उसी को फिर पूजा पाठ करके उसी पर आगे चलकर संभव हो तो एक मंदिर का भी निर्माण करा दिया जाता था। जैसे अगर किसी को याद हो तो मैंने छिया बाबा कहानी सुनाया था। छिया बाबा, किसी को याद है छिया बाबा की कहानी? अगर याद है तो बोलना पड़ेगा। छिया बाबा कहानी किसी को पता है क्या? नहीं पता, मैं बताता हूँ छिया बाबा कहानी क्या है। देखिए छिया बाबा की कहानी क्या था कि एक महिला है और उसका एक छोटा सा पुत्र है, एकदम छोटा पुत्र। वो छोटा पुत्र जो अभी अभी जस्ट घुटनों के बल पर चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, घुटनों के बल पर अभी सरकना स्टार्ट किया है, वो पुत्र और एक महिला उसकी माता। एक बार क्या होता है कि माता, ये पुत्र चूंकि जब आप जानते हो कि घर में जब बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो चलना स्टार्ट जस्ट अभी भी करते हैं, चाहे वो पूरी तरह से चलना स्टार्ट करते हैं पैर से या फिर घुटनों के बल से, तो वो एक जगह टिकते नहीं है। वो उसको जिधर मन करेगा उधर को जाएगा। आप जहाँ से उसको वापस बोलोगे कि नहीं जाने का है, उधर को ही हो जाएगा। तो खैर वो तो छोटा बच्चा है, वो ना समझ है। आप लोगों के साथ भी तो ये घटना हो रही है, इधर को नहीं जाना उधर को ही जाने का है। यहाँ देखो पुत्र घुटनों के बल पर चल रहे हैं। तो क्या होता था कि एक बार की बात है, पुत्र बार बार बाहर जा रहा था, बाहर मतलब घर से बाहर में जाकर, और कोई चीज़ से वो खेलता था। माता फिर पकड़ के ले आती थी, फिर पुत्र बाहर चले जाते थे, फिर पकड़ के ले आते थे, फिर बाहर चले जाते। मतलब ये क्रमशः जो है ये कहानी, ये जो प्रोसेस था कंटिन्यू चलते रहा। अंत में माता ने जाकर बाहर देखे कि बच्चे बाहर जा कहाँ रहे हैं। तो बाहर में कहाँ जा रहे हैं, जब उसको पता लगाने के लिए माता बाहर गई तो पता चला कि बाहर में ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ पड़े हुए हैं। अवशिष्ट पदार्थ समझते हो क्या? कूड़ा कचरा, अरे मानव का कूड़ा कचरा, लेटरिंग जिसको बोलते हैं। कोनो लेटरिंग कर दिया था और पड़ा हुआ था। माता जो कि पुत्र को क्या बोले, आप छोटा वो तो समझेगा नहीं, उसने कहा कि अरे इसको मत छूना, ये क्या है, ये छिया बाबा है, मत छूना। और उस पर क्या किया, बालू ढक दिया, अब उसका नाम छिया बाबा पड़ गया। तो अब उस दिन से लोग उसको छिया बाबा ही कहने लगे। कहानियाँ आगे बढ़ते हैं, समय बीतते जाता है, वो छिया बाबा पर आगे चलकर बढ़िया से लोग पानी डालने लगे, फूल बेलपत्र सब चढ़ाने लगा। और किसी दिन एक दिन उसमें क्या बन गया, एक मंदिर बन गया। और उस मंदिर में कौन बैठा रहा, कौन सा भगवान है, तो छिया बाबा भगवान है। सारी बात को ऐसे प्राचीन काल से चली आ रही है। हम लोग का भी कुछ कहानियाँ ऐसी है, लेकिन इस तरह कहानियाँ, ये कितना सच है कितना झूठ ये मेरे को भी नहीं पता, बट किताब में लिखा था, मैंने आपको ये चीज़ सिखाया। जैसे कि यहाँ शब्द को आया कि प्राचीन काल से कुछ लोग किसी खास जगह को पवित्र मानते थे, इसी प्रकार की जगह को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होगी या अनूठी चट्टान होगी, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल माने जाते थे। आप भी कभी देखे होंगे कि हम लोग के आसपास यहाँ पर मिट्टियाँ मिलती हैं, यहाँ पर धूलकण मिलते हैं, यहाँ पर चट्टान मिलते हैं, पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, रॉक पीसेस मिलते हैं, लेकिन हम लोग सब इसको रोजाना देखते हैं। चलते चलते या किसी अनायास कभी यदि कुछ ऐसा पत्थर मिल जाता है जो बाकी पत्थरों से बिल्कुल अलग होता है, एकदम अलग, तब क्या समझते हैं हम उस चीज़ को कि ये किसी भगवान का रूप है, और हम उसको ले जाकर घर में बढ़िया से उसको क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे हम लोग का प्राचीन काल से मान्यता है और वैसे ही चली आ रही है। कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बन रहती है जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था,
यानी चैत्य क्या है, तो चैत्य एक वेदी है। वेदी क्या है, जहाँ पर जो क्या देवतागण होते थे, देवता को, जिस देवता को आप माने हैं उसको जब वहाँ पर रखा जाता था उसको बोलते थे वेदी, यानी प्राचीन काल में उसको बोलते थे चैत्य बोलते थे। तो बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इनमें से बुद्ध के जीवन से कुछ जगहों का भी वर्णन है। अच्छा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सवाल आपसे से लुम्बिनी नामक स्थान पर कब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको पता होना चाहिए वहाँ जब तो अच्छा, उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ नहीं, कहाँ? जगह का नाम बताओ। बोध गया। बोध गया में। अच्छा, उन्हें प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जी? सारनाथ को और किस नाम से जानते हैं? ऋषिपत्तनम। और जहाँ उसने जहाँ निर्वाण प्राप्त किया था उसको क्या कहते जगह को? निर्वाण मतलब जहाँ उसकी मतलब मृत्यु हो गई थी। कर्नाटक। कर्ण चंद्रगुप्त मौर्य था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है। तो धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यहाँ मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों तक अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनाया था। ध्यान सुनना, फिर से क्या बोला मैंने? सुनो, हल्ला मत करो सामने बैठ के। हमने कहा कि धीरे धीरे करके सारी जगह जहाँ पर लोग, पवित्र लोग, जहाँ पर महापुरुष लोग जाया करते थे, जहाँ से गुजरा करते थे, जहाँ बैठते थे, जहाँ पर बैठ कर उपदेश देते थे, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो सारी जगह केवल बुद्ध से ही ये बात नहीं आ रही है, वो इससे सारे महापुरुष जिन्होंने ऐसे बुद्ध की तरह काम किए हैं, वो सारा जगह फिर क्या कहने लगते थे? एक पवित्र स्थल बन जाती थी। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक, चूंकि वही अशोक जो मौर्य वंश के सबसे महानतम शासक थे, अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। स्तूप बनाए क्यों जाते थे? देखिए कि ऐसे कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। मैंने बताया इन जगहों पर बुद्ध से जुड़ी कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीले को ही स्तूप कहते थे। फिर सुन लो, स्तूप किसे कहते थे? स्तूप की बात आई तो बोलते हैं, कोई सिंपल समझो कि कोई भी व्यक्ति अगर वो बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए तो उनके द्वारा यूज़ किए गए, उनके द्वारा उपयोग किए गए वो सारे सामान या वो जहाँ पर बैठते थे वो जगह को ही क्या मान लिया जाता था? पवित्र स्थल मान लिया जाता था। और उनके द्वारा यूज किए गए सामानों को उसी जगह पर गाड़ दिया जाता था और उस पर एक टीले की तरह बना दिए जाते थे। उसी को बोलते थे स्तूप। सबका नहीं बनता, जो पवित्र लोग रहते हैं यानी जो चर्चित में रहते हैं उन्हीं का बना होता है। जैसे आप देखे होंगे, आप सुने होंगे, सचिन जो क्रिकेट के क्या बोलते हैं उसको भगवान कहे जाते हैं, क्रिकेट के भगवान, उनका जो बल्ला है, उनका बल्ला कीमत जो खेलते थे हमारा बैट से, उसका कीमत कितना होएगा? जितना भी होगा, लेकिन जब उसका नीलामी करी जाती है तो दाम करोड़ों से ऊपर भाग जाती है। क्यों? उस महापुरुष उसको छुआ है, उस महापुरुष ने उससे खेला है, तो उसका कीमत और क्या होती है? बढ़ जाती है। किसी भी लोगों का जो सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं उन लोगों में। और कोई याद है तो बताइए हमें, कुछ और याद है आपको? कुछ भी चीज़ें याद है? नहीं याद है? अगर यदि अभी अगर भगत सिंह के जूते को अभी सेल करा जाएगा ना, भगत सिंह शहीद, अगर उनका जूता अभी भी रखा हुआ है ना, उनके द्वारा यूज़ किए गए जूते अभी भी रखे गए हैं, उनके जूते को अगर यदि अभी का डेट में सेल करा जाए तो ऐसे ऐसे पागल इंसान दुनिया में है, महापागल, मतलब महापागल नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे उसके प्रति लगाव देखिए, उनके प्रति लगाव देखिए कितना उनको मानते थे कि उन जूतों की कीमत जो महज कुछ ही रुपये होंगे, वो जूते अभी करोड़ों से ऊपर का भाव में चले जाएंगे, जिसको बोलते हैं नीलामी करना। अगर याद हो तो जानते शब्द को वाकिफ होंगे, नीलामी करना। समझ बात को? तो ऐसे अगर गांधी के चरखे को बेचा जाए, नीलामी कर दिया जाए, तो उनका दाम है कितने आएंगे? हमको नहीं पता कितने आएंगे, लेकिन कुछ तो आएंगे जरूर। लेकिन इनके से जूते, इनका चरखा से इनका जूता का दाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इनके जूता और इनका दाम तो बहुत ज़्यादा होगा, इनका पता नहीं कितना दाम होगा, वो नहीं पता, अंदाजा लगा लो। तो ऐसे जैसे मान लो अगर गांधी का धोती को अगर यूज़ किए बेचा जाए तब भी बहुत कीमत आ जाएंगे, है ना। अगर आप महापुरुष है, बहुत खतरनाक वाला पुरुष हैं आप चर्चित में आ जाओ, चर्चा में आ जाओ। आप चर्चा में अगर आ गए, बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो आपके द्वारा यूज़ किया गया टॉवेल भी बेच दिया ना, बहुत दाम हो जाएगा, जिसका दाम मुश्किल 100 रुपया 150 रुपया है। वही टॉवेल तो बेच देगा ना। किस में देखे थे हम, कोई इसमें कोई पिक्चर था,
उसमें मैंने देखा था, क्या था नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें दिखा था एक एक्टर रहता है, पिक्चर में ही बनाया गया था, एक्टर रहता है, उसी से याद आया मेरे को। उसने उसका बहुत बड़ा एक्टर बन गया। वो जब उसका मृत्यु हो गई ना, उसका मृत्यु हो गई, पिक्चर में था इस बस तो उसकी मृत्यु, रुस्तम पिक्चर का नाम। उसमें जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका टॉवल बेचा गया, करोड़ों से ऊपर कीमत लगाया गया टॉवल। क्यों? उस टॉवल का यूज़ उसने किया था, इसीलिए पहन के ही मरा था, इसीलिए। तो समझ लो कि किसी भी चीज़ का वस्तु का दाम कितना हो जाता है। अगर हम ही बहुत बड़े महापुरुष बन जाएंगे ना, तो ये मार्केट जो हम यूज़ किया ना, इसका दाम बहुत हो जाएगा भैया, मुश्किल से 10 रुपये दाम है। हाँ, 10 करोड़ में बिकेगा, सच बात बता रहा हूँ। ये क्यों? हमने इसको छुआ है, सच बात को। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में रहा करते हैं, तो इसी को बोलते हैं नीलामी बोलते हैं, और इसी वजह से लोग उनको ज़्यादा मानते हैं, इसकी वजह से उनका सामानों को यूज़ किया था। तो वही बात यहाँ भगवान बुद्ध के साथ हुई। भगवान बुद्ध चूंकि दुनिया को ज्ञान से वाकिफ कराएं, तो उनके द्वारा यूज़ किए गए सारे चीज़ और वो जगह पर क्या किए थे, कुछ चीज़ें को गाड़ दिए गए थे उनके द्वारा यूज़ किए गए चीज़ों को, और उन्हीं पर एक टीला, मतलब एक जैसा होता है ना चबूतरा जैसा, वो बना दिया था, उसको बोलते हैं स्तूप। तो स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ी है, इसलिए उसको बोलते हैं बुद्ध स्तूप। चूंकि उनमें ऐसे अवसर रहते हैं जिसे पवित्र समझा जाता था, इससे समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। एक ग्रंथ है जिसका नाम है अशोकावदान, ये सब पॉइंट है, सब लिखते चलिएगा। एक ग्रंथ है जिसका नाम है अशोकावदान, ये सब बीच बीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप बोलते हो हम तो पढ़े ही नहीं है, या फिर क्वेश्चन बाहर से है। क्वेश्चन बाहर से एक भी नहीं रहता, सब किताब के अंदर से रीडिंग कीजिए। अशोकावदान एक बुक है, मतलब बुक नहीं है, ये पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है अशोकावदान। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेष के हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। समझ गए बात को? बर्बाद खोजिए, फिर लिखिएगा, अपने हिसाब से लिख लीजिए, सुन लो बात को। अशोकावदान क्या है? तो अशोकावदान एक पवित्र बौद्ध ग्रंथ है। समझ बात को? क्या है? पवित्र बौद्ध ग्रंथ। अब नाम है अशोका, मतलब इस पवित्र ग्रंथ में जरूर अशोक ने कुछ काम किए होंगे, इसलिए अशोकावदान लिखा हुआ है। क्या काम किया सुन लो। कहते हैं कि बुद्ध के अवशेषों को बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर का 8 टुकड़ा करा गया था, और 8 टुकड़े को महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर, मतलब अलग अलग शहरों में उसका क्या किया था, अंतिम संस्कार करा गया था, और फिर बुद्ध के ऊपर ही, उनके शरीर के ऊपर ही स्तूप बनाने का आदेश अशोक ने ही दिया था। ईसा पूर्व 2वीं सदी तक भरहूत यानी सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। तो इस किताब हम लोग पढ़ेंगे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप पढ़ेंगे। तो आप लिख लो पहले, सबसे पहले बात को कि अशोकावदान वाला बातों को लिख लो। इसे अशोकावदान लिख के डैश दो, फटाफट दो, लिखाएंगे फटाफट दो, लिखिए फटाफट। स्तूपों की खोज। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, दो चीज देखना है, एक अमरावती और एक सांची। अमरावती और एक है सांची। इनके बारे में सुनिए क्या क्या लिखा है, जिसका हमने पढ़े ना अभी कि हर स्तूप का अपना अपना इतिहास है। जितने भी स्तूप अभी देखोगे सभी स्तूप का अपना अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे बने हैं कैसे, और साथ साथ इनकी खोज भी जो एक इतिहास ही है। हम एक इतिहास पर नज़र डालते हैं जो 1796 का है। देखिए 1796 में, ये पॉइंट की तरह लिखते चलना है, ये नोट्स की तरह। 1796 में, 1796 यहाँ पर याद रखिएगा। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, ठीक है, 1796 में किसी स्थान पर, पहले के ज़माने में जहाँ बताए थे कि पहले के टाइम पर, जैसे ये रहा इंडिया का मैप, तो आज जैसे 28 राज्य आप देख रहे हो, 28 राज्य, उस समय राज्य की संख्या नहीं होती थी। ऐसे ऐसे आपको बिंदी की तरह हम पूरा जगह में दिखेंगे, बिंदी की तरह बिंदियाँ। और ये बिंदियाँ बिंदी नहीं है, बल्कि एक अपने आप में एक राज्य है, और यहाँ पर एक राजा का शासन है। यहाँ राजा, सब जगह अपना अपना खुद के एक राजा का शासन हुआ करता था। तो उसी तरह यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 1796 की एक कथा है, किसी स्थान पर, अगर स्थान है, क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक राजा भी होंगे, और वो राजा क्या चाहते थे, वो राजा चाहते थे कि हम एक क्या बनाएंगे, अपने राज्य में एक मंदिर का निर्माण करेंगे। कहानी की तरफ से ध्यान सुनिएगा। 1796 में एक स्थान, एक जगह है,
जगह, एक राज्य है जहाँ पर एक राजा का शासन होता है। राजा चाहता है कि हम अपने जगह में, अपने क्षेत्र में एक बनाएंगे एक मंदिर। अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। जैसे वो मंदिर बनाने के लिए सोचे तो उसे, जब वो मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़े तो उसको एक क्या मिला, एक स्तूप मिला। क्या मिला? एक स्तूप मिला। और स्तूप को क्या नाम दिया गया था उस समय? अमरावती। ये है अमरावती का स्तूप। ठीक है, कैसे हुआ था देखिए यहाँ पर। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा होगा। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे और उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उसका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी नहीं छपी। तो यहाँ पर क्या लिखना है? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी कौन है? तो एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज अधिकारी हैं। इन्होंने अमरावती के स्तूप का जो भी चीज़ें मिली उनका चित्रांकन किया, लेकिन इसका रिपोर्ट छपा नहीं। आगे चलकर 1854 में क्या होता है? 1854 में डेट आगे बढ़ती है और इसी का, अमरावती का ही 1854 में क्या होता है कि गुंटूर एक जगह है, गुंटूर एपी यानी आंध्र प्रदेश, गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। सुन लो फिर से, 1854 में गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश का जो कमिश्नर है, उस कमिश्नर ने एक बार कहाँ की यात्रा की? तो अमरावती की यात्रा की। अमरावती की यात्रा किया और उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए उस अमरावती से, और उनको अपने साथ वो कहाँ ले चले गए? उनको अपने साथ वो लेके चले गए मद्रास। अपने साथ मद्रास लेके चले गए। उन्होंने पश्चिमी द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप है। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस पहुंचे, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए और कुछ अंग्रेज अधिकारी के बागों में। अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारी ने ऐसा ही किया है। तो मैं क्या बता रहा, सुन लो कि जब अमरावती का खोज हो रहा था, मतलब गए थे बनाने के लिए मंदिर, लेकिन यहाँ पर जब खोदा गया, जब यहाँ पर सारा चीज स्ट्रक्चर तैयार करा गया, तो क्या मिला? वहाँ पर एक अवशेष मिला, यानी अमरावती का स्तूप मिला। उस अमरावती के स्तूप को कॉलिन मैकेंजी ने वहाँ से मिले गए सारे पत्थरों को उठाया और वहाँ का रिपोर्ट प्रस्तुत किया और चित्रांकन भी किया उस जगह का, लेकिन इनका रिपोर्ट कभी छपा नहीं। यानी सबसे पहले खोज करने वाले थे यही व्यक्ति, लेकिन इसका रिपोर्ट छपा नहीं। उनके बाद समय बीतता गया। 1854 में गुंटूर एपी यानी आंध्र प्रदेश का कमिश्नर अमरावती का यात्रा किया और अमरावती से उनको भी कुछ विशेष प्रकार के पत्थरें और विशेष प्रकार की चीज़ें मिली। उनको लेकर कहाँ चले गए? मद्रास लेकर चले गए। और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के लोग आए और सभी लोग अमरावती का स्तूप के से जो भी चीज़ें मिली उनको लेकर अपने अपने जगह पर चल दिए। जैसे मैं बात करूँ तो पहला यहाँ से कहाँ क्या क्या गए थे? तो कलकत्ता में गए थे सामान। कलकत्ता में कहाँ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या नाम था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहाँ पर भी चीज़ें पहुँची थी 1850 के दशक में। मद्रास का इंडिया ऑफिस, मद्रास में इंडिया ऑफिस सामान पहुँचे थे। और कहाँ पहुँचे थे? तो यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ पत्थर लंदन भी पहुंचे थे। लंदन में भी कुछ पत्थर पहुंच गए थे। तो यहाँ अमरावती से जो भी चीज़ें मिली वो इस जगह में पहुंचे थे। कब? तो 1850 के दशक में। इसको लिख लीजिएगा, 1850 के दशक में। 1850 का दशक बोलूँ तो 50 से 60 के बीच में सारा चीज़ें घटना घटी वहाँ पर। इसको लिख लीजिए, कॉपी में लिखना पड़ेगा का। सांची का स्तूप जो है बहुत ही फेमस स्तूप है, सांची का स्तूप। अब आप समझ गए कि स्तूप क्या है, यानी सांची स्तूप मैंने समझ गया ना कि किसी मृतक मतलब मरा हुआ लोग जो मृत्यु प्राप्त कर जाती है उनके ऊपर बनाया गया चबूतरा। ठीक है ना, ऐसे समझो, उनके ऊपर बनाया गया एक चबूतरा जिसको बोलते हैं सांची का स्तूप। ठीक है, मतलब सांची का स्तूप बोलते हैं। अब सांची का सुन लो कि सबसे पहली बात क्या है सांची का स्तूप और क्यों इतना ज़्यादा फेमस है। तो सांची का स्तूप बारे में बोल रहे हैं कि सांची भोपाल में एक जगह का नाम है। क्या है? सांची सबसे पहले एक जगह है। कहाँ है? भोपाल में, भोपाल।
और ये भोपाल कहाँ पता है ना आपको? भोपाल है एमपी में। एमपी बोले तो मद्रास, मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है, यानी बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल ही है। ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो सांची में एक प्राचीन स्तूप है जो कि अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। सांची एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो सांची में क्या बनाया गया है? सांची में भी एक स्तूप बनाए गए हैं कि इसके द्वारा, राजा अशोक के द्वारा बनाए गए हैं, जो काफी क्या है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव है। सांची का यह स्तूप बताया अभी कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और इस स्तूप का निर्माण कार्य 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से हो गया था। कब? तीसरी शताब्दी से स्टार्ट हो गया था सांची का स्तूप बनाना। राजा ने बनाया था, अशोक ने। क्योंकि 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची का स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। किसका सिया गरम हो रहा है? कहाँ बजा सिया गरम? कह दो ए मोबाइल साइलेंट कर ले, मोबाइल साइलेंट कर ले, सिया गरम वाला। तो 12 को बजा रहा है? मोबाइल का बजा? सुनो सुनो यहाँ सुनो, सिया गरम छोड़ दो। 19वीं सदी 19th सेंचुरी में 19वीं सदी में क्या हुआ? यूरोपियों ने क्या किया? देखिए, यूरोपियों ने सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी, क्योंकि सांची का स्तूप बेहद सुंदर एवं आकर्षक था। ये तो कॉमन बातें हैं। क्या बोल रहा है? आप अपने देख में सुनिए कि यूरोपियन लोग जो इंडिया में आए हुए थे, ये यूरोपियन लोगों ने जब सांची का स्तूप को देखा तो इनको बड़ा सुंदर लगा, क्योंकि ये काफी सुंदर और बहुत ही अच्छा से बनाया गया था, इसलिए इनको भी सुंदर लगा, क्योंकि वो भी तो इंसाने हैं। फ्रांस के लोगों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार, जो बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा सुंदर था, को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की मांग की थी। फिर सुन लो, सांची का स्तूप फेमस कैसे? इस बात से पता चलता है कि बाहर विदेशी लोग आके इसको मांगने लगे, इंडिया की चीजों को। इससे पता चलता है कि सांची का स्तूप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा सुंदर था। यूरोपियन ने तो मांगा ही, साथ में फ्रांस के लोगों ने भी मांगा। जब फ्रांसीसी यहाँ पर आए हुए थे तो फ्रांस के लोगों ने क्या कहा कि हमें सांची का तोरण द्वार, पूर्वी तोरण द्वार हमें दे दो। इनको हम कहाँ लगाएंगे? इनको हम अपने फ्रांस ले जाएंगे और फ्रांस के संग्रहालय में इसको रखवाएंगे। और इस बात का ऑर्डर किससे मांगा? इस बात का ऑर्डर मांगा वहां उस समय जो सांची का जो रानी थी, बेगम थी, वो थी शाहजहां बेगम। रानी शाहजहां बेगम थी। इनसे मांगा, फ्रांस के लोगों ने इनसे मांगा, लेकिन कहते हैं क्या कि शाहजहां बेगम ने क्या किया? उनकी बातों को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं की और डिनाई भी नहीं किया। ठीक है, मतलब रुका भी नहीं। उनको कहा ठीक है मिलेगा, लेकिन असली वाला तो यही रहेगा, आपको मैं इसका क्या दूंगा? प्रतिलिपि दूंगा। प्रतिलिपि मतलब इसी तरह का एक मॉडल बनवा देंगे, आप उसको लेके चलिए, असली तो असली में ही रहने दीजिए। ऐसे करके फ्रांस को समझा बुझा के उसको भेज दिया गया। ऐसे ही एक बार कोशिश अंग्रेजों ने भी की थी, लेकिन बेगम नहीं चाहती थी कि सांची का स्तूप का तोरण द्वार कहीं और जाए। तो बेगम ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को बेहद सावधानी पूर्वक तरीके से समझाया, और मैंने बताया जैसे कि उनको क्या दिया गया? एक प्रतिलिपि उनको दे दिया गया, मॉडल दे दिया, कहा कि इसी से संतुष्ट रहिए। तो भोपाल की बेगमों का स्तूप के संरक्षण में बेहद योगदान रहा। शाहजहां बेगम और उसकी पुत्री जिसका नाम था सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप के संरक्षण के बहुत सारे कार्य किए और इसके रखरखाव के लिए बहुत सारा धन भी दान दिया। तो संग्रहालय में म्यूजियम होता है, तो संग्रहालय बनाने के लिए दान दिया गया। आपको याद होना चाहिए जॉन मार्शल, जो मैंने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने बहुत सारी पुस्तक इसके ऊपर लिखी हैं और उनके प्रकाशन के लिए बेगमों ने दान भी दिया था। तो ये चीज़ें हैं स्तूप में, इसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लो, फटाफट लिखो, सबसे ऊपर लिखो सांची का स्तूप। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।